हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विप क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि पता है कि अभी आपको साइंस का मैं अभी आपको पार्ट सीरीज 1 करवा चुका हूं और आज मैं दोस्तों आपको मैं सीरीज 2 है ना, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 1000 क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाऊंगा। 1000 क्वेश्चंस जो है वो आप सभी को मैं करवाऊंगा। तो 1000 क्वेश्चन के सीरीज 1 में माय डियर 50 क्वेश्चंस मैं पहले आपको कर चुका हूं, है ना। 50 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जो विद्यार्थी अभी तक ये 50 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा दोस्तों, है ना। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर के दोस्तों आप वहां पे जाकर के आप क्लास जो 1 से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन है उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, आज आपको 51 से मैं क्वेश्चन आगे मैं कंटिन्यू करता हूं और आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 1000 क्वेश्चन आपको साइंस से करवाऊंगा। देखो, अगर आपको जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी के एस्पायरेंट्स रहे होंगे या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होंगे या फिर दोस्तों, है ना, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें साइंस में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको साइंस से रिलेटेड है ना, वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको यहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है, और एकदम कॉन्सेप्चुअली कवर होंगे। तो प्लीज रिलाई ऑन इट एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल माय डियर, ठीक है। लेट्स बिगिन। Question number 51. A man inside an artificial satellite feels weightlessness because the force of attraction due to Earth is. देखो, वेटलेसनेस की अगर बात करें दोस्तों तो वेटलेसनेस हमें जनरली हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट में फील होता है। अगर आपको किसी भी, अगर आप जैसे कोई मान लो दोस्तों, आप जैसे मान लो कि अगर कभी भी अगर आप ऐसा कंडीशन हो जिसमें आपको फ्री फॉल का कंडीशन हो, है ना, फ्री फॉल का कंडीशन हो, फ्री फॉल का कंडीशन हो, तो फ्री फॉल के कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, वेटलेसनेस को फील करते हैं। या फिर अगर आप कोई लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट को दोस्तों अगर फ्री फॉल अगर क्या करवा दिया जाए, फ्री फॉल करवा दिया जाए, ठीक है, तब भी हम दोस्तों वहां पे क्या फील करेंगे, हम वेटलेसनेस फील करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम जो वेटलेसनेस फील करते हैं ये किस कारण से, ये कारण क्या है ना। तो कह रहा है कि बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, है ना, जीरो एट दैट पॉइंट, बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मून इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स या नॉन इफेक्टिव ड्यू टू पार्टिकुलर डिजाइन। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप बताएंगे। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को समझे ना तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स बिगिन। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। कह रहा है दोस्तों, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ है वो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्यों, किस वजह से दोस्तों हम लोग वेटलेसनेस फील करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये अर्थ है, ठीक है, ये एक हमारा अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। और यहां पे कोई आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाया गया, आर्टिफिशियल कोई सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आप सोच के देखिए, अगर आप सोचेंगे तो आपको एक चीज फील होगा, ये जो, अगर, अच्छा देखिए, सबसे पहली बात बता रहा हूं दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अपने क्या करेंगे, वो अपने कक्ष पे क्या होगा, घूमते रहेगा, एक्सिस पे वो क्या करेगा, मूव करते रहेगा। अब आप सोचिए कि नीचे वो उस पे क्या लगेगा, एमजी लगेगा, फोर्स तो नीचे एमजी लगेगा ही। अब देखो, अब जब एमजी फोर्स लगेगा तो एक फोर्स क्या हुआ, एक फोर्स तो इसके बाहर लगेगा, हर पॉइंट पे ऐसा फोर्स लगेगा, ठीक है। एक क्या करेगा दोस्तों, जब ये मूव करेगा तो इसके हर एक पॉइंट पे आपको फोर्स लगेगा, है ना, टेंजेंशियल फोर्स जिसको बोलते हैं, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हो, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हो। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे एमजी के रूप में देखा गया है। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, जो mg के बराबर है, अर्थात जो क्या है, फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस फोर्स को, अब देखो, इसके टेंजेंट, इसके क्या हो दोस्तों, इसके, है ना, परपेंडिकुलर एक फोर्स और लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फोर्स, है ना, रेडियल फोर्स। अब ये रेडियल फोर्स क्या है दोस्तों, ये रेडियो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक रस्सी लो और एक रस्सी में दोस्तों आप एक पत्थर बांध दो, ठीक है।
जब आप पत्थर को बांध करके इसको आप घुमाओगे, इसको आप मूव करवाओगे, देखो इसमें दो फोर्स काम करेगा, दो फोर्स काम करेगा। जरा सोच के देखिए इसमें दो फोर्स कैसे काम करेगा। एक फोर्स जो होगा उस रस्सी, उस धागे पे लगेगा, ठीक है, और एक फोर्स इसको क्या करेगा दोस्तों, इस आगे ये बाहर फेंकने का काम करेगा, ठीक है। तो जब आप इसके, अगर आप इसके कंपोनेंट को निकालोगे तो कंपोनेंट निकलेगा दोस्तों तो mg के इक्वल आएगा। जैसे ये आपको यहां पे दिख रहा है, अगर यही चीज मैं आपको यहां पे करके दिखाऊं, ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि mg जो है वो नीचे आ रहा है और ये अंदर एक फोर्स लग रहा है ना, एक स्ट्रिंग के द्वारा, जो धागा है उस धागे के द्वारा एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो धागा का जो द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसको हम रेडियल फोर्स बोलेंगे, और उसी रेडियल फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। और बाहर जो फोर्स लगता है दोस्तों उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले बोलते हैं, है ना। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है दोस्तों, वो फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन के बराबर है, फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन के बराबर है। अब आप सोच के देखिए, न्यूटन्स के जब थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए, अगर मैं आपको मान लीजिए दोस्तों ये 5 केजी का यहाँ पे बॉल मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो अगर नीचे दोस्तों, अगर आप देखो ये 5 केजी नीचे फोर्स लगा रहा है तो ये अर्थ भी ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे समझिए कि ये इधर फोर्स लग रहा है, एक नीचे फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा हम तब फील करते हैं जब क्या होता है दोस्तों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू अर्थ के द्वारा, ठीक है। अर्थ के द्वारा जो दोस्तों ये फोर्स लगता है, इसके वह जो क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होगा, वो इक्वल होगा, तभी ऐसा कंडीशन फॉलो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज योर करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 52, है ना। इफ सडनली द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट बिकम्स जीरो, ठीक है, देन सैटेलाइट विल। अब आप जरा सोच के देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अगर अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, अर्थ और एक सैटेलाइट के बीच में, जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अगर वो क्या बन जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, मान लो दोस्तों कि ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ठीक है, और यहां पे दोस्तों ये क्या है, आपका सैटेलाइट है, ये आपका अर्थ है और ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन एकदम सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, आपको 100% समझ में आएगा। अब आप सोचिए, कह रहा है क्या कि ये जो फोर्स लग रहा था नीचे, ये जो नीचे mg फोर्स लग रहा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे थे, फोर्स ऑफ, है ना, अट्रैक्शन बोल रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम जीरो कर दें, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो कर दें तो एक फोर्स और भी तो लग रहा है, इसके अंदर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो कर दिया जाए, देन सैटेलाइट विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस ऑर्बिट विद द सेम वेलोसिटी। क्या वो जो है, क्या वो आपको लगता है कि वो सेम वेलोसिटी से घूमता रहेगा? कभी नहीं। मैं सेम चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब यही कॉन्सेप्ट को आप यहां पे फॉलो कीजिए, एक स्ट्रिंग वाले को फॉलो कीजिए, ठीक है। मान लो कि ये अर्थ है, सेंटर को आप अर्थ मान लो, यहां पे आपने क्या कर दिया है, एक धागे से एक पत्थर को बांध कर घुमाया है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, राउंड राउंड आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप राउंड राउंड इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, आप घुमा भी रहे हो। आप अब घुमाते टाइम आप जरा सोच के देखिए, अगर यहां से ये जो स्ट्रिंग के द्वारा जो धागा है ये टूट जाए, मान लो दोस्तों ये ब्रेक हो जाए, ये टूट जाए, तो ये जो पत्थर होगा वो क्या जैसे आप चल रहा था उसी रास्ते पे चलेगा? तो नहीं, ये गलत है ना। मूव टेंजेंशियली, टेंजेंशियली का मतलब आपको मैंने बताया था ना कि एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जैसे ही ये क्या हुआ, धागा टूटेगा तो पत्थर क्या होगा, ये इधर की ओर आगे बढ़ेगा। वही चीज यहां बोला दोस्तों, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिटर विद द सेम वेलोसिटी। क्या होगा, जैसे ही क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी से जो घूम रहा है, ये सेम वेलोसिटी से क्या होगा दोस्तों, ये आपका पत्थर जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये टेंजेंट, अगर आपने सर्किल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अगर रेडियस से दोस्तों अगर ये एंगल अगर आप निकालते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब ये जो पत्थर होगा वो टेंजेंशियली क्या करेगा, है ना, मूव करेगा।
स्टेशनरी नहीं होगा और अर्थ के और भी नहीं आएगा। वो क्या होगा, अर्थ से दूर जाएगा, वो अर्थ से और दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। बस सेम चीज है, यही कॉन्सेप्ट को आप यूज कीजिए अर्थ के कंडीशन में। बस इसको आप अर्थ मान लीजिए, इसको आप सैटेलाइट मान लीजिए। अब ये अर्थ के किनारे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आप ये क्या हुआ, जैसे ही यहां से अर्थ से छूटेगा तो ये बाहर फेंका जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मतलब वो टेंजेंशियली क्या हो दोस्तों, वो मूव करेगा। इस तरह से वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, उस ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, टेंजेंशियली बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग के क्या करेगा, बत्ती खोल देगा दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन है, आप करके देखो। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, व्हेन एन अर्थ सैटेलाइट डिसिपेट्स एनर्जी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप ये क्वेश्चन को करोगे तब आपको ये 100% समझ में आएगा। देखो कह रहा है, व्हेन एन अर्थ सैटेलाइट डिसिपेट्स एनर्जी, ठीक है, इट मूव टू अर्थ। मतलब कह रहा है दोस्तों, अब देखो समझने की कोशिश करना। व्हेन एन अर्थ सैटेलाइट, अब जैसे मान लो दोस्तों ये अर्थ है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या है, एक सैटेलाइट है। अब ये जो सैटेलाइट जिस एनर्जी से ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब जिस एनर्जी से मूव कर रहा है, मान लो कि दोस्तों इसका एनर्जी कम है ना, ये अपना एनर्जी क्या कर दिया, लॉस कर दिया, खो दिया। डिसिपेट्स मतलब लॉस करना, खत्म करना। ठीक है, तो अगर कोई अर्थ का सैटेलाइट है, वो अपना एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो इट मूव टू कहां जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर जैसी दोस्तों अगर ऐसा होता है, तो मेरे दोस्त आपको समझना है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कभी भी जब एनर्जी इसके पास कमेगा तो बाहर नहीं जाएगा, ये और अंदर आएगा, मतलब ये लोअर ऑर्बिट में आएगा। लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इसका मतलब ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। अब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जैसे ये लोअर ऑर्बिट में आएगा तो अब उतना ही समय में उसको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 24 घंटा में आपको एक चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आप ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये ज्यादा चक्कर लगाएगा 24 घंटे में। ठीक है, तो इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा लोअर ऑर्बिट। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 करा, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये आप समझ लो पहले। मान लो दोस्तों ये अर्थ है, आपका प्यारा अर्थ है, ठीक है, हमारा प्यारा पृथ्वी। अब जियो स्टेशनरी क्या होता है दोस्तों, इसको आप समझने की कोशिश करना। ये हमारा दोस्तों ये डिस्टेंस जो है, ये मान लो कि यहां से ये 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, 36,000 किलोमीटर। अगर आप इसको माइल में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 22,300 माइल्स, है ना। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 22,226 माइल होता है वैसे, है ना, 22,226 माइल, तो उसको लोग 300 माइल भी लिख देते हैं लगभग, है ना। तो दोस्तों लगभग इतना माइल्स के इक्वल है, ठीक है। अब ये 36,000 पे यहां पे क्या किया जाएगा दोस्तों, एक सैटेलाइट को क्या किया जाता है, यहां पे एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। और ये सैटेलाइट एक इलिप्टिकल पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। ये सैटेलाइट एक इलिप्टिकल पाथ पे, अंडाकार पाथ पे वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। अब ये जो मूव करता है, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप जान लीजिए पहले, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो अगर कोई दोस्तों अगर किसी अर्थ से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर किसी सैटेलाइट को एस्टेब्लिश किया जाता है, उस और वह क्या करता है दोस्तों, वो पृथ्वी के चारों ओर वो क्या करता है, पृथ्वी के क्या करता है दोस्तों, वो एक्सिस पे वो ऐसे मतलब सेट किया है। देखो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा, ये क्या करेगा, ये जो सैटेलाइट है वो भी घूमेगा। जैसे मान लो दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको पृथ्वी जो है ना, आपको रिवॉल्व करके 30 डिग्री ये मूव किया है ना, अर्थ जो है वो 30 डिग्री मूव किया है, तो ये जो सैटेलाइट है वो भी 30 डिग्री मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये अर्थ जो दोस्तों 60 डिग्री, मान लो दोस्तों ये 120 डिग्री मूव किया, ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है वो भी 120 डिग्री मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों 180 डिग्री मूव किया, पृथ्वी 180 डिग्री मूव किया,
तो ये जो सैटेलाइट है वो भी 180 डिग्री आपको मूव कर जाएगा। तो ये सैटेलाइट कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। ये सैटेलाइट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम दोस्तों यहाँ पे ये इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया है, इस पोजीशन पे आपका प्यारा इंडिया है। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, है ना, कि आपको आपने मान लिया कि यहाँ पे आपका प्यारा इंडिया है, आपका प्यारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया पे दोस्तों हमने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एस्टेब्लिश किया, है ना, हम उसके वेदर को देखने के लिए, लॉन्ग लॉन्ग टर्म हम वेदर को क्या करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। देखो सैटेलाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक पोलर सैटेलाइट होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। तो पोलर जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, पोल के नजदीक वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बहुत ही नॉमिनल हाइट पे, ठीक है। अब आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो 36,000 पे दोस्तों, अब देखो इंडिया जब यहां से यहां गया, इस पोजीशन पे गया, तो ये सैटेलाइट भी यहां से यहां पे चला आया, ठीक है। इंडिया जब दोस्तों यहां पे आ रहा है, तो ये सैटेलाइट भी आपको यहां पे आ रहा है। इंडिया अगर दोस्तों यहां पे आ रहा है, अगर मान लो दोस्तों इंडिया अगर इस पोजीशन पे आ गया, तो सैटेलाइट भी इस पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस स्थान पे, जिस पोजीशन पे सैटेलाइट को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिस पोजीशन पे एस्टेब्लिश किया जाता है, जिस डिग्री पे एस्टेब्लिश किया जाता है, उस डिग्री को वो क्या करता है, एस्टेब्लिश ही रहता है। मतलब अब आपको मैं अगर 3-4 पॉइंट बताऊं तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। पहली बात आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये जो होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी बोला जाता है, अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। दूसरी बात अगर आपको याद रखना है ना, तो ये कहेंगे दोस्तों, प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इसको रखा जाता है प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, ओवर द इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ना। अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये भी क्या करता है, इसका जो मूवमेंट होता है, इसका भी मूवमेंट क्या करता है, ये भी मूव क्या कैसे करता है, ये वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करता है। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। आप याद रखिएगा ऑलवेज, ठीक है। अगला पॉइंट सुनिएगा दोस्तों, है ना, ये अपना एक पूरा रोटेशन अपने एक्सिस पे, जैसे अर्थ भी अपने एक्सिस पे 24 घंटा में रोटेशन पूरा करती है, तो ये जो सैटेलाइट है वो भी अपना क्या करेगा, वो अपने एक्सिस पे, है ना, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में दोस्तों एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है, ठीक है। अपना एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, इतना बात तो आपको 100% पता होना चाहिए। अब आप देखिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करना। अब आप देखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अबाउट द पोलर एक्सिस, है ना, रिवॉल्व अबाउट द पोलर एक्सिस। फिर कह रहा है दोस्तों, है ना, हैज अ टाइम पीरियड लेस देन द टाइम पीरियड ऑफ नियर द ऑफ दैट, sorry, has a time period less than that of the near earth satellite, है ना, move faster than a near earth satellite, है ना, sense of rotation is from west to east। अब आपसे पूछ रहा दोस्तों, अभी तो मैंने बताया था ना कि इसका जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना, ये आप याद रखिएगा। अभी आपको मैंने बताया था वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, सेम कंडीशन आपको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 आप देखिएगा। 55 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। अब आपको कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये ट्रू है, आप मुझे बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा है क्या, G is same at all the places, G is same at all the places, ठीक है, on the surface of earth। क्या लगता है G का वैल्यू, G का मतलब है ना ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कह रहा है G is less at earth surface than at a height above or at depth below it। G is maximum value at equator, G is greater at pole than at the equator। आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं
और इसका आंसर करना है। अब देखो मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूं। अगर जी की वैल्यू की अगर बात करें, है ना, अगर जी की वैल्यू की बात करें, स्मॉल जी, है ना, नॉट बिग जी, ठीक है। अब स्मॉल जी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, मोर एट पोल। मोर एट पोल, पोल पे क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा होता है। लेस एट द इक्वेटर, लेस एट द इक्वेटर, लेस एट द इक्वेटर, ठीक है। आगे देखिएगा, डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, डिक्रीज विथ हाइट, है ना। हाइट जब आप इसको में आएंगे, मतलब ऊपर आप जाएंगे तो क्या करेगा, ये जी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। अर्थ का जो जी की वैल्यू है दोस्तों, वो क्या है, अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, है ना, मून पे दोस्तों, मून पे अब आप ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू कमेगा। तो मून पे दोस्तों, मून पे आपका जी का जो वैल्यू है 1.6, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको 100 केजी अगर वजन आपको यहाँ पे है ना, अर्थ पे आपका 100 केजी आपका वजन है, ठीक है। तो आपको लगभग 16 केजी, है ना, 16.6 केजी आपका वजन क्या होगा दोस्तों, मून पे होगा, ठीक है। अगर आपको अर्थ पे अगर वेट अगर इतना है, तो यहाँ पे वेट क्या होगा, ये होगा। अब आप इस सारी चीजों को, डाटा को अप्लाई कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपको आंसर मिलेगा दोस्तों, जी इज ग्रेटर एट पोल देन एट द इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखो ये सारी चीजें आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस तो आपने बनाया होगा, बहुत बार आपने बताया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको दो यहाँ पे एक एजर्शन दिया दोस्तों और एक रीजन दिया हुआ, आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, आपको यहाँ पे बताना है। अब आप देखिएगा, व्हेन अ पीस ऑफ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द मून, ठीक है, सॉरी, ब्रॉट फ्रॉम द मून टू द अर्थ, इट्स मास चेंजेस। अब आपने दोस्तों पढ़ा होगा, आइंस्टीन में अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो मास जो है वो, मास जो है वो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, है ना, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और एनर्जी के साथ भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, एनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, तो ये तो पक्का गलत है। अच्छा, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मून। अब आप सोचिए, ये बात तो सही लिखा हुआ है, आपको यहां पे दिख रहा होगा, अभी भी आपको बता, ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ इज ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर, है ना। तो अभी आपको मैंने कहा था दोस्तों कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मून पे दोस्तों 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप सोच के देखिए, ये तो ज्यादा हो गया अर्थ पे, तो ये तो बात सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप अब सोच के देखिए, इसमें स्टेटमेंट शायद आपको गलत दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, इसमें डी दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए था दोस्तों, आपको यहां पे एक और स्टेटमेंट होना चाहिए था कि ए इज फॉल्स, हाँ, यहां पे ऐसा होना चाहिए था कि ए जो है वो गलत है और बी जो है वो सही है, ठीक है। कुछ ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था डी ऑप्शन में, बट यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको मैं समझा दिया हूँ इस क्वेश्चन को, ऑप्शन क्या मायने रखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है, सैटेलाइट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से आंसर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है सैटेलाइट्स used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, है ना, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली हमें क्या करता है, ये एक तो टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेडियो चलाते हैं या फिर हमको टीवी चलाते हैं, टीवी अगर हम यूज करते हैं,
ना, टेलीकम्युनिकेशन टेवी का यूज करते हैं। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट होता है, वही सैटेलाइट क्या करता है, हम लोग को है ना एक लाइन प्रोवाइड करता है। अब यहां पे दोस्तों आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, शायद थोड़े से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना, द ऑर्बिट, आपको जियो स्टेशनरी के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका जियो, यहाँ पे एक सैटेलाइट आपका लगा हुआ है, ये सैटेलाइट लगा हुआ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लगभग इसका जो डिस्टेंस होता है, अगर माइल में बात करें तो 22,236 माइल्स के रूप में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 2,236 किलोमीटर। तो ये तो चौथा स्टेटमेंट जो है ना वो पक्का गलत लिखा हुआ है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इतने एल्टीट्यूड पे नहीं होता, बल्कि ये इतना अगर माइल्स लिखा होता ना तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। अच्छा, फिर ऑर्बिट लाइज इन द प्लेस ऑफ अर्थ इक्वेटर। अभी आपको बताया था दोस्तों ये आपका जो है, ये थर्ड नंबर जो है ना, ये थर्ड नंबर आपका है ना, ये है, ठीक है। और ये क्या है, द ऑर्बिट इज सर्कुलर। देखो ऑर्बिट जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, आपको ऑलवेज आप याद रखेंगे, मैंने आपको अभी कहा था कुछ देर पहले कि ये जो ऑर्बिट होता है ना, ठीक है। अब ये तो चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है ना वो पक्का गलत है, चौथा नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये तीन चीज मैंने पहले बताया था, है ना, द सैटेलाइट, पहला जो है ये है, दूसरा जो है दोस्तों ये है, और तीसरा जो है ये है, ठीक है। ए सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन, है ना, व्हेन द ऑर्बिट इज जियोसिंक्राइनस, ठीक है। तो ये आपको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, यस, ये ऑर्बिट जो होता है सर्कुलर होता है, ये आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है, याद होगा आपको ये चीज, ठीक है। और ये इतने माइल पे नहीं होता, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेटमेंट के पास चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, plane of the plane of the equator, the plane of the plane of the orbit of an earth satellite, the plane of orbit of an earth satellite, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, passes through the center of earth, है ना, does not passes through the center of earth, है ना, may or may not pass through the center of earth, oscillates about the center of earth। आपको यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 58, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था दोस्तों कि ये इक्वेटर के ओवर होता है, ठीक है, याद आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको इसमें कुछ भी आंसर ज्यादा नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 58, टू सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट। टू सैटेलाइट, अब आप देखो कंडीशन को समझो, मान लो दोस्तों ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, दो सैटेलाइट है ना, कह रहा है कि टू सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट, सेम सर्कुलर ऑर्बिट। मान लो दोस्तों यहां पे एक ऑर्बिट में बना रहा हूं, ठीक है, ये आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ये आपका ऑर्बिट हो गया। मान लीजिए दोस्तों एक सैटेलाइट S1 यहां पे मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट S2 यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है टू सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दे मस्ट हैव, दे मस्ट हैव द सेम। अब बताओ अगर ऐसा हुआ तो उसके पास, दोनों के पास क्या ऐसा चीज होगा वो आपको बताना है। क्या उनके पास मास समान होगा? अरे भैया मास तो कुछ भी हो सकता है ना, यहां पे इस सैटेलाइट का, इस सैटेलाइट का मास कुछ भी हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी कुछ हो सकता है। यहां पे एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब है कि भाई किस, मतलब किस एंगल से वो मूवमेंट कर रहा है। यहां पे इसका एंगल कुछ और हो सकता है, इसका कुछ एंगल कुछ और हो सकता है ना, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि भैया इसका जो काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों उनका स्पीड जो होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। कुछ भी हो, स्पीड जो होगा ना वो सेम होगा। क्यों? देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है डिस्टेंस से नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। एंगुलर मोमेंटम, मास,
स्पीड जो है ना, देखो अगर ये दो, अगर दोस्तों दो अगर क्या कर रहे हैं, अगर सैटेलाइट अगर मूव कर रहे हैं तो ये सैटेलाइट इसी पोजीशन पे रहेगा और ये सैटेलाइट इसी पोजीशन पे रहेगा। घूमना किसी तरह से है, लेकिन ये पूरा जो सर्कुलर जो पाथ है, ये जो सरकमफेरेंस जो है, वो उसी सरकमफेरेंस पे पूरा क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस का मतलब आपको स्पीड से होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी के रूप में होता है। तो उसका हो सकता है काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज करेगा, मास भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो सेम होगा। ये बात को आप याद रखिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन अ कूली कैरिंग अ लोड। कह रहा है कि जब एक कूली जो होता है अपने क्या होता है कैरिंग करता है, लोड कैरी करता है ना, ऑन हिज हेड मूव्स ऑन द क्या दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, द वर्क डन बाय द कूली अगेंस्ट द ग्रेविटी इज जीरो। अब आप जरा सोच के देखिए क्या बोल रहा है ना। आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे तीन चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट आपका ये है और चौथा स्टेटमेंट दोस्तों ये है आपका। चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये चारों स्टेटमेंट पे आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हम जरा सोच के देखते हैं। देखो वर्क डन का अगर फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, वर्क डन का अगर फॉर्मूला पता होगा तो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो क्या कर रहा है, कुली जो है अपने माथे पे क्या लिया हुआ है, कुछ सामान लिया हुआ है, तो कुली ऐसा खड़ा रहेगा, ठीक है। अब यहां पे माथे पे कोई सामान लिया हुआ है, ठीक है, मान लो इसका मास एम है, ठीक है। अब ये मूव किधर कर रहा है, मूव इधर कर रहा है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। मास और मूवमेंट के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, मास और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हुआ दोस्तों, मतलब फोर्स, फोर्स ये अगर आप फोर्स लगा रहे तो ये फोर्स मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स और जो डिस्टेंस है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है दोस्तों, वो 90 डिग्री है। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं ये कहूं कि एफ एस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो पूरा जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये बात जो लिखी गई है कि अगर कोई कुली अगर माथे पे कोई लोड रखा हुआ है और वो क्या करता है, हॉरिजेंटली मूव करता है, देखो अगर वो हॉरिजेंटली मूव करता है तब तो उसका क्या होगा, उसका वर्क डन जीरो होगा। लेकिन मान लो दोस्तों कि अगर कोई क्या है कुली है ना, अपने माथे पे एक पत्थर कुछ भी रख करके सामान रख करके वो इस प्रकार के चढ़ाई कर रहा है ना, इस प्रकार का चढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो दोस्तों यहां से 60 डिग्री के एंगल पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो cos 60 लगाओगे यहाँ पे, तो cos 60 लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। मतलब अगर एंगल अगर 90 से कुछ भी चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ वो काम कर रहा होगा। लेकिन कुल्ली अगर क्या कर रहा है, अगर कुल्ली पूरी तरह से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है तो काम जो है वो एफ एस जीरो हो जाएगा। अब ये बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, when a satellite revolves in a circular orbit around the earth, ठीक है, around the earth, ठीक है, the work done by the क्या हो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो, ठीक है। ये पॉइंट नंबर दोस्तों ये आपका थर्ड नंबर यहाँ पे, थर्ड नंबर ये गलत कर दिया, हाँ थर्ड नंबर यहाँ पे कह रहा है दोस्तों अब देखिए व्हेन अ सैटेलाइट, देखो सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट सही है। जब पहला स्टेटमेंट, अब इसको क्या करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप जरा, जब पहला स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब आंसर ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आपका आंसर बी भी नहीं हो सकता। अब आंसर आपका या तो वन होगा या तो आंसर क्या होगा आपका, या तो आंसर वन होगा या तो आंसर क्या होगा, है ना, डी होगा। अब आप देखिए वन और टू कॉमन है, वन और टू यहां भी कॉमन है। अब आप देखिए यहाँ पे फोर जो है ना, आप इसको देखिए फोर क्या लिखा हुआ है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे भैया कितने लोग पढ़े हो कि वर्क और पावर जो होता है ना, वर्क और पावर, है ना, वर्क जो होता है पावर जो होता है ये दोनों क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब अगर स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा। आप बीच वाले स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको आंसर मिल गया। लेकिन
मैं आपको फिर भी समझाता हूं, फिर भी आपको समझाता हूं कि ये स्टेटमेंट नंबर जो 2 लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। देखो आंसर के पास अगर आना है तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आंसर के पास आप आ जाएगा। लेकिन मेरा आपको ये मतलब है कि अगर मान लो दोस्तों ये बीच वाले अगर दो स्टेटमेंट अगर आपके सामने रख दिए जाए और आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा आंसर, इसके बारे में समझेंगे। अब आप देखिएगा स्टेटमेंट नंबर 2 सोचिए, when a satellite revolves in a circular orbit around the earth। भाई अभी आपको कितना बार मैं बता चुका हूं कि मान लो दोस्तों ये क्या है, ये आपको अर्थ है, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है, ये क्या करेगा, मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा। चलो भाई मूव कर लिया, तो ये हमेशा 90 डिग्री का, अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक फोर्स आपको इधर लग रहा है, एक फोर्स आपको यहां पे लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब फिर cos 90 डिग्री, और cos 90 मतलब फिर से जीरो। इसका मतलब दोस्तों कह रहा है कि अगर कोई सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे अराउंड द अर्थ, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो। अभी आपको बताया था ना कि दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसमें आपको बताया था दोस्तों कि अगर आप काम अगर कर रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो बराबर होता है रेडियल, मतलब जो आता है दोस्तों, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल जो होता है दोस्तों वो अंदर का फोर्स होता है ना, इनसाइड वाला जो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है ना, सेंट्री जो बाहर का फोर्स लग रहा है, मतलब बाहर जो फोर्स कौन सा लग रहा है दोस्तों, वो आपका फोर्स लग रहा है, जो बाहर फोर्स लग रहा है उसको आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ना, आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर आप सोचिए कि इन दोनों को सेंट्रीपिटल को आप माइनस करोगे सेंट्रीफ्यूगल से, तो क्या बच जाएगा, आपको जीरो बच जाएगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते थे, तो इस क्वेश्चन को या तो आप ऐसे सोचो या तो आप ऐसे सोचो, ये 90 डिग्री एंगल cos 90 करके देखो, तभी वो आपको एंगल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, बार टेन जीरो हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट भी सही। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझना है, आपका स्टेटमेंट जो होगा 1, 2 और 4 जो है वो आपका सही है। ठीक है, इज इट फाइन? बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, इसको आप अच्छे से याद रखना। अगले क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कहता है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग, एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसके बाद दोस्तों क्या है, ये थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर जो है ना यहां पे आप रखिए, इस पॉइंट पे आप थर्ड नंबर रखिए। सी जो है दोस्तों ये क्या है ना, इन अ बर्निंग कोयल और इन अ स्टीम इंजन। सोच के देखिए इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता होगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। मतलब ए का कॉम्बिनेशन किससे होगा, फोर्स से होगा। अब ए का कॉम्बिनेशन फोर्स से या तो यहां पे है और या तो यहां पे है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले हटा दो। फिर देखिए, फिर दोस्तों देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, जरा सोच के देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, मतलब बी का मतलब है 3 से। अब बी का अर्थ जो है वो 3 से आपको दोस्तों यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, ये हमें पहले देख लेना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए 3 में आइए, सी में, इन अ बर्निंग कोयल, बर्निंग कोयल में क्या होता है, बर्निंग कोयल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। मतलब दोस्तों जो सी होगा उसका मतलब 1 से होगा, अब सी का मतलब 1 से, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और स्टीम इंजन में क्या होता है दोस्तों, स्टीम इंजन में हीट एनर्जी चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। हो गया जी, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट द फॉलोइंग है सेम चीज, है ना, डायनेमो, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, म्यूजिक। आपको यहां पे बताना है इसमें क्या करोगे। डायनेमो क्या करता है दोस्तों, या सोच के देखिए डायनेमो क्या करता होगा, है ना, डायनेमो जो होगा वो किस रूप में होगा, लाउड स्पीकर, म्यूजिक, किस रूप में आप देखोगे। आप मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, सोचते चलिएगा, ऐसा नहीं कि अपने दिमाग को एकदम कांस्टेंट रखना है, सोचना नहीं है, अपने दिमाग पे थोड़ा भी जोर नहीं डालना है, नहीं, आपको जोर डालना है, आपको ये जोर डालना है। ठीक है, तो अब देखो 63 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अब देखिए 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं।
डायनेमो जो है वो क्या करेगा, डायनेमो जो है वो आपका पक्का आप याद रखिएगा कि वो डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। आपने डायनेमो पढ़ा होगा दोस्तों अच्छे तरीके से, कहां पढ़ा होगा, जब आप दोस्तों 12th क्लास में पढ़े होंगे डायनेमो, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखिए दोस्तों, अगर आप माइक्रोफोन को देखोगे तो माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, है ना, माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, है ना, माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है, आप सोच के देखिए, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर की अगर बात करें तो लाउड स्पीकर करता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, साउंड एनर्जी में चेंज करता है। ये साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इंस्ट्रूमेंट साउंड एनर्जी, ठीक है। तो ए आपको लाउड स्पीकर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका जो म्यूजिकल, थोड़ा सा इसमें ना दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग दे दिया गया है, ठीक है। आप इसको सही से कर लेना, ठीक है ना। आप बस देख लो, मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे ही आपको बताता हूँ मैं, आपको देख लेना। डायनेमो क्या करता है दोस्तों, डायनेमो की अगर बात करें तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। बाकी आप अपना मैच कर लेना, देख लेना, ठीक है। आप ये देखो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई कहे दोस्तों कि इसमें देखो दो ऑप्शन ना मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना, इसको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 हमें आ चाहिए, या फिर आप देख लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको समझना है, इसके स्टेटमेंट को समझना है। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। पहला स्टेटमेंट क्या करा, इफ द मास ऑफ अ बॉडी, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मेड डबल एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल। देखते हैं दोस्तों, मान लो दोस्तों कि अभी ये ए इतना ही है, अब हम मान लो दोस्तों के टू निकालते हैं। हमने क्या कर दिया, मास को डबल कर दिया, मास को डबल कर दिया, इसका मतलब हाफ टू एम भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया। अब इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो 2 आया ये कितना आ गया, एम भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप बताओ, हाफ एम बी स्क्वायर का दुगना है कि नहीं है, मतलब काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 से दुगना है, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, इफ द आइदर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। करा दोस्तों, अगर हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी का या तो लीनियर मोमेंटम को वेलोसिटी ही बोलते हैं, है ना, लीनियर मोमेंटम को वेलोसिटी ही कहा जाता है ना। आइदर मतलब लगभग मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी जुड़ जाता है, बस यही याद रखना, है ना। तो करा कि इफ, करा क्या, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। अब आप देखना, देखो मान लो दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि वेलोसिटी को दुगना कर दो, तो वेलोसिटी को हमने दुगना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी हम 2 निकाल रहे हैं, तो हाफ एम भी स्क्वायर, तो दुगना करेंगे तो 2 डी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, हाफ एम 4 बी स्क्वायर। अगर आप यहां से काटेंगे तो 2 बच जाएगा, मतलब हमें निकलेगा 2 एम बी स्क्वायर। क्या निकलेगा, इसको हम दोस्तों कहेंगे 2 एम बी स्क्वायर। नहीं तो आप ऐसे रहने दो, ऐसा रहने दो, प्लीज प्लीज देख लो, इसको ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, है ना। आप लिखोगे हाफ एम भी स्क्वायर इंटू 4, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और ये हाफ एम भी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम के वन लिख दे सकते हैं, के लिख सकते हैं ना, के वन, है ना, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी 1 के 4 गुना है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, मतलब आपने पूछा करेक्ट है स्टेटमेंट, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। आप एकदम फुल्ली, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ रट्टा मार लेना है, ठीक है। आपको एकदम जो भी मैं सिखा रहा हूं, आप लोग प्लीज आप इस चीज को समझिएगा। और प्लीज मेरे दोस्तों, आप सभी की जरूरत है, बहुत ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी इसको मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर लाइक कर देंगे, है ना, शेयर कर दीजिएगा अपने चैनल को। और अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन।
सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है। तो सबसे पहले आप कोलिजन को जान लो। कोलिजन जो होते हैं दोस्तों वो टू टाइप्स के होते हैं। कोलिजन मतलब टकराव, ठीक है, इज ऑफ टू टाइप। कोलिजन जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और एक को बोलते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। अब आप सोचिए इलास्टिक कोलिजन का किसे कहते हैं? वेन देयर इज नो लेट, वेन, अगर आपको नहीं पता तो जरूर लिख लीजिएगा, वेन देयर इज नो नेट लॉस, when there is no net loss in kinetic energy, in the system, as a result of collision, as a result of collision, ठीक है। और क्या लगता है दोस्तों, मान लो दो पत्थर आपको, आपने दो जो गाड़ी है आपस में टकराएंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का? 100% होगा। तो इलास्टिक कोलिजन ना, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इलास्टिक कोलिजन जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में होता है दोस्तों, है ना। हम कभी परफेक्ट कोलिजन हम तब बोल सकते हैं जब हम किसी एटम को हम गैस से कोलिजन करेंगे, तो परफेक्ट कोलिजन के रूप में आता है ना। एकदम कोई लॉस नहीं हो, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अगर हम किसी एटम को अगर गैस से अगर क्या करते हैं, कोलाइड करवाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर आप दुनिया में किसी भी अगर प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे कि अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अगर हम कोलाइड करवाते हैं, तो इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, इसकी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा, है ना। मतलब बदली एनर्जी कुछ ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एनर्जी जो होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो सकता है कि वो मैग्नेटिक, सॉरी, हो सकता है कि वो क्या हो जाए दोस्तों, वो हो सकता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, या हो सकता है कि वो दोस्तों क्या करे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, कुछ ना कुछ, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो उसके एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी सेम का सेम रहने वाला है। तो लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन भी कर रहा है कि व्हेन देयर इज नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ही नहीं, मतलब जितना स्पीड से जाए इधर टकराए कोई वस्तु, उतना ही स्पीड से वो लौट जाए, कभी हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा ना उसका एनर्जी, तो होता है। तो इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। हम जो कोलिजन की बात करते हैं, जो जनरल कोलिजन की बात करते हैं, वो इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। हम बात करते हैं कोलिजन की, इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं व्हेन देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी की क्या होगा दोस्तों, यहां पे लॉस होगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आप चाहोगे तो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर, ठीक है। अब आप देखिए क्या कर रहा है। हाँ, तो कर रहा है दोस्तों, Which of the following statement are the causes in elastic collision? In elastic collision, कह रहा है कि momentum is conserved. Momentum मतलब mass into velocity. Total energy is conserved. Kinetic energy, all forces must be conserved. Conservative nature. ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, यहां पे तीसरा स्टेटमेंट होना चाहिए था दोस्तों, ये तीसरा स्टेटमेंट है, और ये है आपका चौथा स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना दोस्तों, आपको मैं हमेशा बता रहा हूं, है ना, काइनेटिक एनर्जी डबल तो कभी नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से इनइलास्टिक कोलिजन में टकराएगा और वो उसका क्या हो जाएगा,
उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जो और एनर्जी आपको मैंने अभी क्या बताया, मैंने कहा कि लॉस ऑफ माइनस की एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, बढ़ोतरी तो कभी हो ही नहीं सकता इनइलास्टिक कोलिजन में। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो तो गलत लिखा हुआ है। अब अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है तो अब आप सोचिए कि आपका आंसर आपका 1 नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, ऑल फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव नेचर। अरे भाई कोई भी फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, फोर्स तो कंजर्वेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। फोर्स को कभी हम कंजर्व कर ही नहीं सकते। हम मास को, हम किसको कंजर्व करते हैं दोस्तों, हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, फोर्स को कंजर्व नहीं करते हैं। तो दोस्तों फोर्सेस जो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है, इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट भी गलत। तो चौथा स्टेटमेंट अगर गलत तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। अरे आपने क्या पढ़ा होगा दोस्तों, मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, याद आ रहा है ना आपको। आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपने पढ़ा होगा जब आप दोस्तों, है ना, आप जब वर्क पावर एनर्जी जब आप चैप्टर पढ़े होंगे 11th या 12th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी जब आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, फोर्स के कंजर्वेशन की बात कभी नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव, अरे सभी फोर्स तो कभी कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकते। मान लो अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव होता भी है तो सारे फोर्स तो कंजर्वेटिव नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट फाइन माय डियर। अगले क्वेश्चन की ओर चले, आगे चलिए। when a fall freely, है ना, when a body fall freely towards the earth, then its total energy, अब आप सोच के देखो। हाँ? अरे भैया आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर। एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी। भैया रिमेन्स कांस्टेंट, सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, है ना। अब फ्री करा दोस्तों, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम एन हाइट, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एच, इट हैज फॉलन अ हाइट, आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट, गिरने के बाद, इट विल पोसेस। अब सोचिए क्या होगा, जब किसी बॉडी को अगर एच हाइट से गिराएगा तो कुछ हाइट के गिरने के बाद, ठीक है, इट विल पोसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ काइनेटिक एनर्जी। मेरा बेटा आपको बार बार बोल रहा हूं, जब आप सोचो, मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको आप समझ लो पहले। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको आप पहले समझ लो, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, इस पे आप सोचना क्या होगा क्या नहीं। मान लीजिए दोस्तों, देखो समझने की कोशिश करना, जब किसी सतह पे, सरफेस पे अगर आपने कोई मास अगर आप रख दिए, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh, ठीक है, mgh वो हाई होगा, ठीक है। mgh क्या होगा दोस्तों, हाँ mgh यहां पे, I'm सॉरी यहां पे mgh, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगर इस वस्तु को उठा करके आप लेके चले गए दोस्तों h हाइट पे, ठीक है। अब इसके जो mgh हाइट है, मतलब इस पे जो एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी इस पे आ गया, एनर्जी यहां भी था, लेकिन अब ये एनर्जी इतना नहीं था कि इसको नीचे तोड़कर अंदर चला जाता, लेकिन इसके पास भी अभी एक कांस्टेंट एनर्जी है, ठीक है। यहां पे जाकर के इस एच हाइट पर दोस्तों आपने mgh को रख दिया, अब यहां से ये गिरने को है, ठीक है। जब ये रुका हुआ था तब इसके पास एनर्जी mgh है, धीरे धीरे जब आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो इसका जो गिरने का जो दर होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड की क्या हुआ, एक्सेलरेशन से ये वस्तु गिरेगा। तो जब ये वस्तु जब नीचे गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहेगा, होता रहेगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका काइनेटिक एनर्जी जाकर के जीरो हो जाएगा। जब यहां पे जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सबसे मैक्सिमम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था,
यहां पे जब वस्तु सतह पे अपना वस्तु जब आ जाएगा तो ये भी इसके पास भी क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब इसके एक हाइट मतलब ये जो इक्वल हाइट पे अगर मान लो, अगर यहां से यहां तक के बीच हाफ हाइट की बात करें, ठीक है, तो जिस इसके पास क्या होगा, इतने हाइट में इसके पास इक्वल क्या होगा दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होगा और इक्वल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि आपको तो पता है ना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर हाफ, अगर मान लो दोस्तों यही चीज बोल रहा है कि इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एज आफ्टर क्या हो सर, इट हैज फॉलन अ हाइट, मतलब एक कुछ नीचे अगर क्या हुआ, कुछ हाइट पे अगर आ गया, तो इट विल पोसेस क्या, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं, क्या ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पॉसिबल हो सकता है ना। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है मोर काइनेटिक एनर्जी लेस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ हाइट पे आने पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 67 का आपका सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 से 73 के बीच में आपको एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये सुन लीजिए। आपको ये चार स्टेटमेंट ये हमेशा याद रखना कि अगर या तो दोनों सही होगा, बोथ स्टेटमेंट जो होगा सही होगा और रीजन जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बोथ स्टेटमेंट जो होंगे वो सही होंगे, लेकिन जो है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि एजर्शंस जो है वो सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है। बोथ एजर्शंस जो है वो, बोथ एजर्शंस एंड रीजंस आर फॉल्स, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ए को, बी को, सी को और डी को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी पे मैं आपको दूंगा एक एजर्शन दूंगा और दूसरा दोस्तों रीजन दूंगा, आपको बताना है कि दोनों सही है या दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको ये चीज समझना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, आइए देखिए क्या कह रहा है। एजर्शन क्या कर रहा है दोस्तों, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी डाउन फ्रॉम द टॉप to a base and along the frictionless inclined plane is the same as the work done bringing it down along the vertical side, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो आपको मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 68 का क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, इसमें ना, अच्छा दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है दूसरा, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको समझाऊंगा अच्छे से। करा दोस्तों, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी along the inclined plane is same as that along the vertical side। अब इसको अब आप समझोगे ना तब आपको मजा आ जाएगा। मजा क्या आएगा, सुनना जरा। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है दोस्तों, पहले समझना। मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं एक यहां पे टेबल है, टेबल रख दो, ठीक है, ये आपको टेबल है, टेबल पे हमने एक वस्तु रख दिया, अब इस पे फोर्स लगेगा, ये वस्तु दोस्तों 5 केजी का ये फोर्स है, तो इसमें 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा, ये नीचे इसके नीचे 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड साइड, तो कहोगे यस सर। तो करेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज द सेम एज द अलोंग द वर्टिकल साइड। आप अगर दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। आपने दोस्तों कभी आपने बनाया होगा, अगर ये क्वेश्चन आपने अगर बनाया होगा, मान लीजिए यहां पे भी दोस्तों 5 केजी का एक वस्तु रखा हुआ है, अब ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, और ये दोस्तों क्या है, ये नॉर्मल सरफेस प्लेन है, ये सरफेस प्लेन है। अब इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोस्तों। ये एचसी वर्मा का बहुत ही मतलब एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये एचसी वर्मा का, ठीक है, एचसी वर्मा क्वेश्चन है। अब आप सोच के देखिए, क्या लगता है कि सरफेस तो अगर सिंपल रहे, अगर मान लो दोस्तों इस पे मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, मान लो दोस्तों यहां पे 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये सोच लीजिए अगर ये 90 डिग्री है और अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 90 माइनस x होगा, ये 90 माइनस x डिग्री होगा, ठीक है। 100% होगा कि नहीं होगा, अगर मैं उसको x डिग्री मानो तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर होगा दोस्तों।
या फिर मान लो दोस्तों दोनों साइड को इक्वल मान रहे हैं, तो 45 डिग्री यहां पे हो जाएगा, 45 डिग्री यहां पे हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कुछ मान लो। अब आप सोच के देखिए mg फोर्स यहां पे लगेगा। अपने फ्री बॉडी डायग्राम दोस्तों आपने बहुत बनाया होगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया होगा। तो अगर दोस्तों यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या लगेगा, 5 mg। लेकिन अब आप सोचिए इसका अब आप ऐसे फोर्स निकालोगे, क्योंकि हमको तो फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका एप्लीकेशन तो ये वाला होगा। ठीक है, तो अब सोच के देखिए, अगर यहां पे आप सोच के देखिएगा बहुत अच्छे से, आप जब सोच के देखिएगा तब आप लिखिए, अगर ये x डिग्री है तो यहां भी क्या होगा, x डिग्री होगा। यहां अगर x डिग्री है तो यहां भी क्या होगा, x डिग्री होगा, होगा नहीं होगा। तो अब आप देखो, अगर आप निकालोगे यहां पे दोस्तों कुछ एंगल, तो अगर आप यहां पे x डिग्री निकालोगे तो यहां पे कुछ mg sin थीटा या mg cos थीटा के रूप में आएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर यहां पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब आप सोचिए यहां पे आपको क्या हुआ, mg कुछ कुछ आपको ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू में आएगा, mg के साथ कुछ आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू के रूप में आपको यहां पे क्या करेगा, आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। लेकिन यहां पे तो 50 न्यूटन लगातार आ गया। तो अब आप सोच के देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज द सेम एज अलोंग द वर्टिकल साइड। क्या वर्टिकल साइड पे, और ये तो वर्टिकल साइड हो गया, ये वर्टिकल साइड हो गया, और ये क्या हुआ, इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो क्या दोनों इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्तों ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, सेम नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपको बोलूंगा वर्टिकल साइड में ज्यादा होगा, वर्टिकल साइड में ज्यादा होगा। क्यों, किसी भी अगर आप किसी भी थीटा की बात करें, तो किसी भी थीटा की बात करेंगे दोस्तों तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है ना। 1 और क्या होता है, टेंड्स टू 1 होता है ना। आप साइन 90 से लेकर के साइन अगर दोस्तों 0 तक की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू को जो लाई करता है वो 1 के बीच में ही लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये तो आपको पता होगा। अब अगर ये बात पता है तो इसका मतलब हम अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं अगर 1 से, तो दोस्तों या तो इक्वल हो सकता है, हाँ इक्वल तब होगा जब ये 90 डिग्री की बात करेगा या 90 डिग्री की बात करेगा, साइन 90 की बात करेगा, तो साइन 90 बात करेगा तब तो ये वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर साइन 90 की बात ना करके किसी और एंगल की अगर बात करेगा, तब तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर अगर कहीं भी अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ भी अगर इंक्लिनेशन रहे, तो अगर कुछ भी इंक्लिनेशन रहेगा तो इतना तो गारंटी है दोस्तों कि इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वर्टिकल साइड में साइड क्या होगा, फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और इंक्लाइंड प्लेन में फोर्स क्या होगा, वो कम होगा। अब आप जरा सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहां पर तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो रीजन जो लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। अब आप जरा सोच के देखिए कि इसका मतलब जो है, हम ये कह सकते हैं कि अब आप देखो यहां पे अब आ जाओ, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, तो गलत। बोथ रीजन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये भी गलत। एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, अरे रीजन तो फॉल्स है, ये बात तो सही है। ठीक है, अब कह रहा है बोथ एजर्सन, अब तो या तो आंसर आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा। ठीक है, ये दोनों तो आंसर कट गए। अब या तो आंसर क्या हो सकता है, या तो आंसर सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब आप दोस्तों इस स्टेटमेंट को समझोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझ लो दोस्तों। जो पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो 110% आपको सही लिखा हुआ है। अगर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी डाउन टू फ्रॉम द टॉप टू द क्या होता है बेस अलोंग द फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इज द सेम एज द वर्क डन है ना ब्रिंगिंग इट डाउन अलोंग द वर्टिकल साइड। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 100% सही लिखा हुआ है। अब ये क्या कहा जा रहा है ये सुन लीजिए, क्या कहा जा रहा है दोस्तों। अगर कह रहा है क्या, बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये अच्छा क्वेश्चन क्यों बन जाता है, ये मजे की बात तब आएगा जब आप इस चीज को समझोगे। ठीक है, अब इसको मैं कैसे समझाऊं, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, समझ जाओगे तो अच्छी बात। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी डाउन फ्रॉम द टॉप टू द बेस along the frictionless inclined plane। अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई inclined plane है, ये inclined plane है, लेकिन दोस्तों अगर मान लो दोस्तों इसमें फ्रिक्शन अगर हो ही नहीं, अरे फ्रिक्शन रहेगा तब ना रोकेगा वस्तु को जी। मान लीजिए सोच के देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी हमने रखा है,
तो अगर इस बॉडी को स्लाइड करने में कौन रोकता है, इसमें जो फ्रिक्शन, जो म्यू फोर्स होता है, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इसको रोकेगा नीचे आने में। लेकिन अगर मान लो दोस्तों फ्रिक्शन जो हो वो जीरो हो जाए, तो अगर ये फ्रिक्शन जीरो होगा तो ये फ्री फॉल के जैसा एक्ट करेगा, है ना? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो आप या तो बॉडी को आप यहां से यहां डायरेक्ट गिराइए, या तो बॉडी को आप यहां से ऐसे लेकर के आइए, आपको सिम है, वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पे। इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ फोर्स बॉडी डाउन फ्रॉम द टॉप to the base along the frictionless inclined plane is the same, कह रहा है कि सेम है as the work done bringing it down along the vertical side। भैया समझ लो, वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। या तो दोस्तों मान लो कि ये कोई वर्टिकल है, प्लेन है, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई वस्तु को रखा, आपने यहाँ पे कोई वस्तु को रखा, मान लो इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर ये फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये बॉडी क्या करेगा, या तो आप बॉडी तुरंत स्लाइड कर जाएगा, या तो इस बॉडी को आप यहां से स्लाइड करवाओ, यहां से आप स्लाइड करवाओ। तो या तो आप यहां से, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, इस फोर्स को कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब इसको फोर्स को, फ्रिक्शन क्या होता है, किसी फोर्स के, आप मान लो कि फोर्स इधर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन किधर लेगा, फ्रिक्शन इधर लेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इधर लेगा। मतलब किसी भी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट क्या लगता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो अब सोच के देखिए, अगर दोस्तों अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये फोर्स क्या हुआ, ये फोर्स इक्वल हो जाएगा ना। आप या तो ये फोर्स को अब यहां से, इस वस्तु को यहां से गिराइए, ठीक है, तो mg लगेगा। अब इसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये भी mg के बराबर ही होगा, mg के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं F1 इसको बोल दूं, इसको मैं F2 बोल रहा हूं, इसको अगर मैं, तो F1 जो होगा F2 के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। इसका मतलब दोस्तों स्टेटमेंट 1 जो है वो सही लिखा हुआ था, लेकिन स्टेटमेंट 1 का कोई भी मतलब स्टेटमेंट 2 से नहीं है। कोई दोनों के बीच में कोई क्या सिमिलरिटीज ही नहीं नजर आ रहा है। तो कोई रीजन, क्या लगता है कि आपको रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक है? नहीं, देखो समझना है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, इसका मतलब आप जनरल कंपटीशन के लिए कंप्लीटली तैयार हो, ठीक है, कंप्लीटली आप तैयार हो। अगर आप वास्तव में दोस्तों आप चाहते हो तो कि मतलब इस प्रकार का तैयारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है भाई। कोई भी आप आम तौर पे, अगर आप किसी भी कंपटीशन, देखो आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, और कंपटीशन इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों, खास करके अगर आईएएस पीसीएस और यूपी पीसीएस या फिर अदर, है ना, पीसीएस एग्जाम्स की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा टफ है, अब आपको तैयारी करना पड़ेगा उस लेवल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है दोस्तों, कह रहा इफ, है ना, इफ, देखो बहुत ज्यादा टाइम लग रहे हैं आपको उसमें, थोड़ा मतलब चिंतित मत होना, हाँ यार टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ये ऐसा हो सकता, मतलब समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है दोस्तों, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, और बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो आगे चलेंगे, कह रहा कि एब्जर्शन क्या कर रहा है दोस्तों, इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा पहले बात को समझिए क्या लिखा हुआ है, पहले कहा जा रहा है दोस्तों, अब मान लो दोस्तों कह रहा है कि एक लाइट बॉडी है, तो लाइट बॉडी मान लो दोस्तों, कोई बॉडी है उसका मास मान लो m1, कोई बॉडी है m2, ठीक है, इसका मास क्या है m2 है। तो कह रहा है लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी, तो m2 जो है वो ज्यादा मास का है, m1 जो है वो कम मास का है। लेकिन कह रहा है क्या कि हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोच के देखिए कि m1 जो है, m2 जो है, m2 बड़ा है m1 से, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं करूं काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करूं तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन मास क्या है, अलग अलग है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, से मान लो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप सोच के देखिए, अगर हम मास को m1 को हम 5 केजी मान लें, ठीक है, हम सॉरी m2 को हम दोस्तों 5 केजी मान लें, और m1 को हम 25 केजी मान लें, मान लिए कुछ भी, आप इसको ऐसे मान लो, m1 को आप 2 केजी मान लो, m2 को 2 केजी मान लो, और m1 को आप 4 केजी मान लो। स्क्वायर में मानना, लेकिन इसका स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए, क्यों स्क्वायर होगा ये आपको बाद में पता चलेगा। तो मान लो मैं अभी 25 और 25 मान रहा हूं, m2 मैंने क्या माना है 5,
अब आप देखिए यहाँ पे m2 फॉलो कर रहा हूं। आप m को मैंने क्या माना है, 5 माना है, m, ठीक है, और v स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी दोस्तों आप मान लो v1 को मान लो उल्टा, v1 और v2, ठीक है। बात को तुम समझोगे ना तब आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप जब समझोगे तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो m1 को तुम 25 माने हो ना, और m2 को 5 माने हो, तो अब देखो तुम ऐसा करो कि v2 को 25 मान लो और v1 को 5 मान लो, ठीक है। हम चाहते हैं कि दोनों को इक्वल करें, कैसे इक्वल होगा ये बात समझने की कोशिश करिएगा। जब m 5 माने हैं और v अगर 5 माने हैं तो ये भी 25 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। और अगर हाफ इसको अगर 25 माने हैं, और अगर दोस्तों क्या कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है ना। बट थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं समझा नहीं पा रहा हूं, तो मैं इसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन के साथ समझना भी है क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनिए, मान लीजिए दोस्तों हमको करना क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और हाफ एम वी स्क्वायर। देखो अब सोचो, हाफ से हाफ कट जाएगा, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एम वी स्क्वायर एम वन वी वन स्क्वायर एम टू वी टू स्क्वायर, ये चीज बचाओ ना। अब मान लो दोस्तों कि एम वन को 5 kg मान लो, है ना, एम वन को 25 kg मान लो, और आप एम वन को 25 kg और आप V1 को, V1 जो है उसको आप 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर लेना इसको, 5 का स्क्वायर कर लीजिए इसको। अब ये सबको हटा दीजिए, अभी सब चीज को हटा दीजिए, पहले आप जैसे मैं कर रहा हूं वैसे सोचिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m1 5 है, मास जो है वो 5 है, वेलोसिटी भी है इसका 5 है। अब इसको क्या कर दो, इसका मास कर लो 25 kg, इसका मास कर लो आप 25 kg। मैं कैसे कर रहा था यार, लेट्स बिगिन माय डियर। थोड़ा सा तो कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है मेरे, मैं यहाँ पे वैल्यू लेने में आपको वैल्यू समझाता हूँ, वैल्यू कैसे लेना है, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, बट लेट्स सी माय डियर, थोड़ा सा देखता हूँ वैल्यू क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वैल्यू क्या होगा, देखो कैसे वैल्यू हम लोग लेते हैं इसमें। वैल्यू आप ऐसे ले लीजिए कि आप ऐसा कर लो कि काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2। अब आप सोच के देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कह रहा है क्या, लाइट बॉडी और हैवी बॉडी, लाइट बॉडी और हैवी बॉडी, तो इसका क्या होगा, हाफ एम वी वन एम वन वी वन स्क्वायर और हाफ एम वन वी टू एम टू वी टू स्क्वायर। हाफ से हाफ चला जाएगा, तो अब बचेगा दोस्तों एम वन वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोचिए दोस्तों कि मास को आप 25 kg रखिए, ठीक है, और वेलोसिटी को आप 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या कर दीजिए, आप मास जो है वो 4 रखिए, मास जो है वो यहां पे 4 रखिए, और वेलोसिटी को आप 5 रखिए, वेलोसिटी को आप क्या रखिए, 5 रखिए, ठीक है। अब बहुत अच्छा हो गया, अब ये इक्वल हो गया, सही हो गया। तो अब देखिए 25 × 4 और 4 × 25। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें जो चाहिए वो मिल गया। क्या मिल गया, देखो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 25, है ना, और v1 का वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू 2 है,
ठीक है। अच्छा, m2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? m2 का वैल्यू 4 है और v1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 है। अब हमें मिल गया दोस्तों, सुनिएगा। इफ अ लाइट बॉडी, इफ अ लाइट बॉडी, तो लाइट बॉडी कौन है? m2, ठीक है। m2 जो है वो लाइट बॉडी है, इससे m1 से, ठीक है। इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, है ना, मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर द हैवी बॉडी। अब मोमेंटम निकालना है दोस्तों, मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर द हैवी बॉडी। अब मोमेंटम जो होगा, अगर क्या हैवी बॉडी का ज्यादा होगा, तो अब आप सोच के देखिए दोस्तों, हैवी बॉडी कौन है? हैवी बॉडी ये वाला है, हैवी बॉडी ये है। और लाइट बॉडी कौन है? लाइट बॉडी आपका ये है, ठीक है। ये आपका लाइट बॉडी हो गया, ये आपका हैवी बॉडी हो गया। तो हैवी बॉडी का मास, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का होता है दोस्तों मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है दोस्तों? मास जो है वो 25 केजी, और वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 2 है। तो टोटल कितना हो गया? मोमेंटम 50 केजी, 50 मोमेंटम हो गया, ठीक है। मोमेंटम कितना हो गया? 50 हो गया। अच्छा, फिर दोस्तों अगर हम किसका निकाले हैं? हैवी बॉडी का मास, मोमेंटम निकाले हैं। अगर हम मोमेंटम लाइट बॉडी का निकालेंगे तो कितना बनेगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 4, वेलोसिटी कितना है? 5, तो ये हो गया 20। इसका मतलब दोस्तों मोमेंटम सच में हैवी बॉडी का ज्यादा है, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई दोस्तों, कोई मतलब हल्का जो वस्तु है उसका और जो भारी वस्तु है उसका अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है, तो जो जो वस्तु हैवी होगा, जो वस्तु हैवी होगा उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात सही लिखा हुआ है। अब देखो रीजन जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, अगर क्या कर रहा है दोस्तों, अगर लाइट बॉडी का और हैवी बॉडी का अगर मोमेंटम अगर सेम होगा, तो लाइट बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। भाई इसका वाइस वर्सा कर दो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, और इस जो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं बताया हूं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप उल्टा करके देखना, ठीक है। उल्टा मतलब थोड़ा सा आप वाइस वर्सा कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। अब इस लाइक अगर हो तो आप करना मेरे भाई, नहीं हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो 69 नंबर दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही है, बी भी सही है। अब बी कैसे सही है इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। ये अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, मतलब पहला जो है वो सही है, चाहूं तो मैं आपको बी भी एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूं। कैसे होगा? आराम, आसान से, मतलब आराम से हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है इफ द लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। अब सेम मोमेंटम कब होगा? ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करो ना, वेलोसिटी को चेंज करो। देखो कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं, सुनो, लिसन टू मी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट को आप सोच के देखो, दूसरा स्टेटमेंट को समझो जरा। देखो कह रहा क्या, इफ द लाइट बॉडी, मान लो दोस्तों m1 v1 इज इक्वल टू, कह रहा कि m1 v1 लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, है ना, m2 v2 सेम मोमेंटम कर रहा है। तो कह रहा कि इफ द लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी, हैवी बॉडी, तो लाइट बॉडी अगर मान लो दोस्तों इसको हम 5 केजी मान रहे हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों हम वेलोसिटी अगर 7 मान ले, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी क्या मान लोगे? इसमें दोस्तों आप मास को 7 मान लेना और वेलोसिटी को क्या मान लेना? 5 मान लेना। तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 35 दोनों होगा। लेकिन अब आपको क्या मिल गया? अब आपको मिल गया दोस्तों m1 जो है वो कितना है? 5, और v1 जो है वो कितना है? v1 जो है दोस्तों ये 7, ठीक है। अच्छा m2 क्या है? m2 जो है दोस्तों ये है आपका 7, है ना। और v2 क्या है? v2 जो है दोस्तों आपका 5। अब आपको कह रहा है दोस्तों इफ द लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, मैंने इक्वल कर दिया, 35 कर दिया, तो लाइट बॉडी विल पोसेस मोर काइनेटिक एनर्जी। लाइट बॉडी कौन है? लाइट बॉडी ये है, क्योंकि मास देखो यहां पे, देखो मास इसका 5 केजी है, इसका मास कितना? 7 केजी। तो इसका आप मोमेंटम निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ mv², हाफ इनटू मास कितना है? 5, है ना, और 7 7 49, है ना। आप गुना करोगे दोस्तों
तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 45 और 24/2, तो आप 12/2/5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये मोमेंटम आपको ये मिला। लेकिन इसमें आप मोमेंटम निकालो, हाफ एम भी स्क्वायर, है ना, तो हाफ इंटू 7 इंटू 25, 25 सत्ते 75 से 105/2, मतलब इसका जो मोमेंटम मिला वो आपको क्या मिला दोस्तों, 5 और 2.5, आपको मोमेंटम यहाँ पे ये है। मतलब जो जो बॉडी हल्का है उसका मोमेंटम ज्यादा है, और जो बॉडी दोस्तों भारी है उसका मोमेंटम कम है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी हल्का है उसका वेलोसिटी क्या है, 7 है, और जो मोमेंट जो जो बॉडी भारी है उसका वेलोसिटी कम है। और आपको पता है, आपको ये पता है कि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो अगर ये कम वैल्यू तो इसका वेलोसिटी का स्क्वायर कम होगा, अगर ये ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी का स्क्वायर ज्यादा होगा। तो सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ए एंड बी इज सही, करेक्ट, परंतु आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही और आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क, इक्वल टू द वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, है ना, ऑफ अ पार्टिकल क्या है दोस्तों, चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग जल्दीबाजी मत करना, इस सारे क्वेश्चंस में कोई रट्टा मारने वाला क्वेश्चन नहीं है जो आपने जल्दीबाजी किया और क्वेश्चन का आंसर करके निकल गए। ठीक है, तो द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है दोस्तों, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ओनली इन केस ऑफ अ सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल। भाई जैसे अभी समझाया ना, उसको आप ऐसे ही समझना, और तब आप देखेंगे दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ए जो है वो सही है और सी जो है वो गलत है। ए गलत, सी, ए क्या है दोस्तों, सही है और सी गलत है। इसका मतलब आपका क्या हुआ, एब्जर्शन जो है वो सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 71 की ओर। वेन टू बॉडीज, टू बॉडीज, वेन टू बॉडीज कोलाइड विथ, वेन टू बॉडीज कोलाइड देयर टेम्परेचर राइज। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, अगर दो व्यक्ति, अगर दो क्या करता है, बॉडी जो है वो कोलाइड करेगा तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, फिर दूसरा कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, है ना, कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। सही बात है मेरे भाई, 100% सही है। 71 का आंसर आपका ए होना चाहिए। देखो सिंपल सा बात है ना, जब देखो दो व्यक्ति आपस में लड़ेगा, मान लो ये राम है, ये मोहन है, राम और मोहन आपस में लड़ेगा तो दोनों के बॉडी में क्या होगा, हीट जनरेट होगा, है ना? पसीना चलना शुरू हो जाता है। तो जरा सोचो, दो बॉडी आपस में कोलाइड करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब क्या होगा, उन दोनों के पास एक पोटेंशियल एनर्जी था, दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी था, कुछ एनर्जी इसके पास था, कुछ एनर्जी इसके पास था। लेकिन जब लड़ना शुरू किया तो वो एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होना शुरू कर दिया, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ये बात समझिए। करा, इसका मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कोलाइड करने के बाद वो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो ये 100% सही है मेरे भाई। तो इसका क्या होगा, ए सही है, आर भी सही है, और ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर दिया गया है। इसका मतलब ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है, मतलब बोथ इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, मतलब करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 में, करेक्ट, ए स्ट्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। एकदम 100% मेरे भाई। अगर मान लो दोस्तों कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको आपने कंप्रेस कर दिया,
कंप्रेस करके आप इतना दम कर दिए, तो इसके पास यहां पे कोई वस्तु रख दोगे ना, तो ये बहुत दूर ऊपर फेंक देगा। इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल में भाई कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसमें वस्तु रख दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब अगर ये वस्तु को अगर तुम कंप्रेस कर दियो और तब उस पे कोई वस्तु रख दोगे, तो उस वस्तु को फेंक करके बाहर उड़ा देगा। इस तरह से आपको उस वस्तु को फेंक देगा। अच्छा, फिर देखो, अब या तो दोस्तों इस जो स्ट्रिंग है उसको और आप फैला दो, ठीक है, तब भी दोस्तों इसके पास एक एनर्जी आ रही है, और इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग हैज अ पोटेंशियल एनर्जी वेदर इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। अगर या तो उसको खींच करके लंबा कर दो या तो आप कंप्रेस कर दो, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन ऑन द स्ट्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। आई 72 का भी एकदम 100% सही है। जब आप कंप्रेस कर रहे हो, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो जो फोर्स है, स्ट्रेच मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है, जिस नॉर्मल कंडीशन में पहले था उसी कंडीशन में वो फिर से लौटना चाहेगा, उसी कंडीशन में फिर से लौटना चाहेगा, उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप कंप्रेस करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, इस पे अगेंस्ट काम करता है, वो जो अवस्था पहले था उसी अवस्था में लौटने के कारण फोर्स लगता है। तो इसका मतलब दोस्तों, जो पहला था वो भी सही है, आर ये भी सही है, और आपको आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, ए का है। मतलब इसका आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। According to the law of conservation of mechanical energy, change of potential energy is equal to opposite to change in kinetic energy, ठीक है। और रीजन क्या दिया गया दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अरे भैया, मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होता है, आर जो है वो गलत है। आर जब गलत है इसका मतलब क्या हुआ, ए सही है, ए जो है वो सही है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पे कर रहा है, तो ये जो है ना वो सही है, लेकिन आप ऑलवेज कंजर्व होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये गलत है, तो आप समझ जाओगे इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए तो पक्का नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, है ना। द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट अकर, कहां अकर नहीं होता है ना। मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहां कहां इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होता है, डैम में इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होता है। अब बताओ आपको क्या लगता है, डैम में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, तो हाँ। एसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, हाँ। मोटर, अरे भैया वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करके पानी देता है, तो वो कहां से आएगा, तो डी इज योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। जहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 75 वेन एंड, है ना, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब होता है, इनकैंडेसेंट का मतलब अधिक चमकीला, है ना, बहुत ज्यादा चमकीला, चमकने वाला, ठीक है। तो कह रहा वेन एंड इन क्या होता है, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, जब जलता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लाइट। कंप्लीटली तो नहीं, जब बहुत चमकीला होगा तो उसमें से कुछ हीट भी निकलेगा। याद करो पहले जो 100 वाट का बल्ब होता था, है ना, वो चमकता था लेकिन साथ ही साथ उसमें हीट भी होता था, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पार्टली कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड पार्टली कन्वर्टेड इनटू हीट, एकदम 100% सही है बात, है ना। ये सब गलत है दोस्तों, इसका बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सोचो, सिंपल सा बात है, अगर कोई भी आप बल्ब को ग्लो करोगे और वो बहुत ज्यादा चमकीला होगा, है ना, चमकीला कम होगा तो भाई कब उसका बहुत कम अमाउंट जो होगा वो हीट एनर्जी में चेंज होगा। और आपको मैं बता दूं, किसी चीज को तुम अगर लाइट करते हो, जलाते हो ना, तो याद रखना कुछ तो लाइट एनर्जी होगा, कुछ हीट एनर्जी पक्का होगा उसका, है ना। 100% ऐसा नहीं हो सकता कि 100% लाइट एनर्जी होगा और हीट एनर्जी होगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, है ना, 76, है ना। देखो आज ऐसा करते हैं ना, ये 25 क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वीडियोज ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपका,
ठीक है। तो आज मैं आपको 75 क्वेश्चन तक ही रखता हूँ, 25 क्वेश्चन में आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा नहीं कि मतलब कोई हड़बड़ाना है, बहुत ही आराम से आसान से मैं क्वेश्चन को करवा दूंगा, ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है। तो आराम से वेट एंड वॉच कीजिए अच्छे तरीके से, और प्लीज सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, हम्बल ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है। रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा ज्यादा हो सके दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करें, है ना। आप सब्सक्राइब तो करें ही, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैं आगे दोस्तों आगे मैं पॉलिटी की भी क्लास लेकर के आऊंगा, ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आऊंगा, है ना। ज्योग्राफी लेकर के आऊंगा, पॉलिटी लेकर के आऊंगा, इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आऊंगा, मतलब सभी क्लास लेकर के आऊंगा। ठीक है। इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक है। पॉलिटी की क्लास लेकर के आऊंगा, ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आऊंगा, इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आऊंगा, इन्वायरमेंट की क्लास लेकर के आऊंगा। और जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल का तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल का तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल में बता दूं दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल में करवाऊंगा आपको, है ना। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। तो प्लीज आप एक बार सपोर्ट करें, पूरे जमकर सपोर्ट करें, अपने क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।